नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला भूगोल विषय के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 जो कि 28 सितंबर 2016 को संपन्न हुई थी कि भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी कुल संख्या 50 होती है। दूसरे प्रकार के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी कुल संख्या 100 होती है। इस प्रकार से संपूर्ण परीक्षा 150 प्रश्नों की आयोजित की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परगना व्यवस्था के अधिकारी दिए हुए हैं एवं सूची 2 में उनके दायित्व को दिया गया है। तो पहला, कम विषदार परगने के प्रशासन का प्रमुख होता है। फड़नवीस परगने के आय व्यय का प्रभारी होता है। गौटिया गांव का प्रमुख होता है तथा बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देता है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है और ये तीनों कथन सही है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि वामन राव लाखे थे। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज्य दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। स्वराज्य दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया गया था। फिर दूसरा कथन है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अप्रैल को रायपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया था। तो ये कथन गलत है। फिर तीसरा कथन है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को हड़ताल हुई थी। ये भी कथन गलत है। इसमें सिर्फ पहला कथन सही है। छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया गया था। तो इस प्रश्न का पांचवां ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में माह एवं वर्ष दिए हुए हैं एवं सूची 2 में जंगल सत्याग्रह के स्थान दिए गए हैं। तो जून 1930 में गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसी तरह से जुलाई 1930 में मोहबना सत्याग्रह हुआ था। अगस्त 1930 में रुद्रीन गांव सत्याग्रह हुआ था तथा सितंबर 1930 में तमोरा में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई 1937 में मध्य प्रांत में गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्न में से कौन सा विभाग दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। जुलाई 1937 में मध्य प्रांत में गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा विभाग दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। तो श्यामलाल सोम, फिर दूसरा है परदेशी राव ध्रुव, फिर तीसरा है नारायण राव गनोदवाले और चौथा है विशंभर लाल पटेल। तो इसमें पहला, दूसरा एवं चौथा सही है। नारायण राव गनोदवाले इसमें शामिल नहीं थे। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है,
गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में स्थित है? तो गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के सामरी पार्ट में स्थित है। सामरी पार्ट का पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है, जिसे जमीर पार्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि सामरी पार्ट के पूर्वी भाग में जो ऊंचा भाग है इसको जमीर पार्ट कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? तो 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला बलरामपुर है। बलरामपुर की सीमाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड से मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि सीमाओं की बात की गई है तो यहाँ पर अन्य जिलों की सीमाओं की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती हैं। कितने राज्यों से मिलती हैं? 7 राज्यों से मिलती हैं। इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा, कई बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और दंतेवाड़ा जिला बस्तर जिले के बगल से है और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है, यहां पर दिया गया है। किंतु दोस्तों वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 19 है। इसके बाद सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है, यही दूसरा कथन सही है। एवं प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 यहां पर दिया हुआ है, किंतु प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 7 है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ की सीमाओं से संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमको देख लेना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, पूर्व में उड़ीसा एवं उत्तर पूर्व में झारखंड से स्पर्श करती है। तो पूर्व में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के 8 जिलों की सीमाएं मिलती हैं। जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर एवं सुकमा छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा के साथ सीमाएं मिलाते हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के 7 जिलों की सीमाएं लगी हुई है। बलरामपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, ये 7 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं मिलाते हैं। इसके बाद पश्चिम में महाराष्ट्र के साथ 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर महाराष्ट्र के साथ सीमाएं मिलाते हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है और तेलंगाना से 2 जिलों की सीमाएं मिलती हैं, जिनके नाम है बीजापुर एवं सुकमा। इसके बाद उत्तर पूर्व में झारखंड स्थित है और छत्तीसगढ़ के 2 जिले झारखंड के साथ सीमाएं मिलाते हैं, बलरामपुर एवं जसपुर। इसके बाद उत्तर में उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ 1 जिले बलरामपुर की सीमा लगी हुई है और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के साथ भी 1 जिले की सीमा मिलती है, जिसका नाम है सुकमा। तो उड़ीसा के साथ 8 जिले, मध्य प्रदेश के साथ 7 जिले, महाराष्ट्र के साथ 4 जिले, बीजापुर के साथ 2 जिले, झारखंड के साथ 2 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला तथा आंध्र प्रदेश के साथ 1 जिला सुकमा सीमा मिलाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। नवीनतम जिला गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला है, जिसका गठन 28 फरवरी 2019 को बिलासपुर से काट करके किया गया है। छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन मध्य प्रदेश के 16 जिलों, 16 तहसील तथा 146 विकास खंडों को काट करके बनाया गया था। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 19 है और 9 जिले स्थलरुद्ध हैं, जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए जिला गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले की यदि बात करें तो वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला है, जिसका गठन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले को काट करके किया गया है। गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले का गठन 28 फरवरी 2019 को किया गया है। इसमें 3 तहसील, 3 विकासखंड, 166 ग्राम पंचायतें, 222 गांव तथा 2 नगर पंचायतें शामिल होंगी। इसका क्षेत्रफल
1,68,225 हेक्टेयर है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला है? तो बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं मिलाता है और उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ छत्तीसगढ़ का एक जिला सीमा मिलाता है जिसका नाम है बलरामपुर। ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का नाम स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। और यहाँ पर मिट्टी की बात की गई है तो अन्य मिट्टियों के बारे में भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। कन्हार मिट्टी नीले काले या भूरे रंग की गहरी चीका मिट्टी है। स्थानीय भाषा में इसे भर्री मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद मटासी मिट्टी हल्के पीले रंग की मिट्टी होती है। फिर डोरसा मिट्टी, कन्हार एवं मटासी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहा जाता है। और माटा मिट्टी लाल रंग की रेतीली मिट्टी होती है। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में किस स्थल समूह का विस्तार कम है? तो छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार कम है। फिर अगला है, लैटराइट कहाँ पर मिलती है? तो लैटराइट मृदा छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं जसपुर में मिलती है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना रायगढ़ जिले में निर्मित की गई है और इस परियोजना को दिलीप सिंह जूदेव परियोजना भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किस नदी पर मिनी माता बांगो परियोजना निर्मित की गई है? तो हसदेव नदी पर मिनी माता बांगो परियोजना निर्मित की गई है और यह परियोजना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, 2014-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत का कितना योगदान है? तो तत्कालीन समय में इसका आंसर 3.14% था। इसके बाद दोस्तों ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको आप अच्छी प्रकार से देख करके जाइएगा। फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो छत्तीसगढ़, इसका पहला आंसर सही है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम 2001 में अस्तित्व में आया था। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका पहला आंसर सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन 2001 में निर्मित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, 2013-14 में छत्तीसगढ़ में कितने सागौन का रोपण किया गया था? तो इसका पहला आंसर सही है और 2013-14 में छत्तीसगढ़ में 79,11,150 सागौन वृक्षों का रोपण किया गया था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से लोक सेवक कौन होंगे? तो पहला है सरपंच और पंच, फिर है अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य, फिर सी नंबर है अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य। तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है और तीनों कथन सही है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, ये कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा कथन है, जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है, ये भी सही है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन सही है। चौथा कथन, समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, जिसमें पहला, दूसरा एवं चौथा कथन सही है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, जिला पंचायत किस प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार के एक अभिकर्ता की भूमिका में होती है? तो जिला पंचायत जब वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है तब वह राज्य सरकार के एक अभिकर्ता की भूमिका में होती है। फिर अगला प्रश्न है, पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। फिर है, किस अनुच्छेद के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीश को दी गई हैं? इसमें अनुच्छेद 50 दिया हुआ है किंतु ये सही नहीं है। इसका आंसर चौथा सही होना चाहिए, अनुच्छेद 237।
इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका बी एवं सी सही है। बी, इसका सृजन लॉर्ड वेलेजली ने किया था, और सी है, इसका सृजन 1799 में हुआ था। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति होती है? तो 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो गणपूर्ति होता है। तो चाहे राज्य विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, सभी के लिए 1/10 ही गणपूर्ति होती है। जब तक 1/10 सदस्य नहीं होते हैं तब तक सदन से संबंधित कोई भी बैठक नहीं की जाती है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी 2016 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने खाते खोले गए थे? तो 89.9 लाख खाते खोले गए थे। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर 2015-16 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? तो 7.07% अनुमानित किया गया था। फिर 2011-12 में 2015-16 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है? तो इसका आंसर है परिवहन एवं संचार क्षेत्र। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2015-16 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न था। तत्कालीन दृष्टिकोण से देखें तो इसका दूसरा ऑप्शन ही सही था, जिसका आंसर है 16.85%। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर कीमत पर कितना रहा है? 7.51%। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक जिला कौन से हैं? तो चांपा एवं जांजगीर व रायगढ़ कोसा उत्पादक जिले हैं। ये प्रश्न एक छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित है? तो इसका आंसर 16 सही था। फिर अगला है, कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिला में नहीं है? तो समोदा वैराज सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिले में नहीं है। फिर अगला है, दलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद सुब्रमण्यम थे। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही था। फिर अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना रसोई गैस LPG से संबंधित है। इसके बाद हमर छत्तीसगढ़ योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर 10 जून 2015, 7 जुलाई 2016, 26 जनवरी 2016 एवं 30 जून 2016 दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इनका ऑप्शन है अन्य में से कोई नहीं, क्योंकि 1 जुलाई 2016 को हमर छत्तीसगढ़ योजना को प्रारंभ किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? तो सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाता है। पहले लाइवलीहुड कॉलेज का आरंभ किया गया था। तो अक्टूबर 2012 में इसका शुरुआत की गई थी। फिर अनुसूचित जनजाति के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन से हैं? तो इसका तीसरा ऑप्शन तत्कालीन समय में सही था, किंतु वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति के वर्तमान अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए मुरिया जनजाति प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। तो कौन सी जनजाति किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है और भी महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगरिया जाति लौह शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। बैगा जाति मेडिसिन मैन ऑफ गोंड के नाम से जानी जाती है। और खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करती है। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करती है। खैरवाड़ जनजाति
कत्था निकालने का काम करती है। पारधी जनजाति काले रंग का पक्षी का शिकार करती है। और कंवर जनजाति सैन्य कार्य करती है। भतरा सेवक का काम। कमार जनजाति बांस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी पूछा गया था। कोल जनजाति कोयला खोदने का कार्य करती है। हलवा जनजाति कृषि कार्य करती है तथा कंडरा जनजाति बांस का बर्तन बनाने का कार्य करती है। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित कुछ नृत्य हैं, तो इनको भी यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए। मांदरी नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। एबाल तोर नृत्य मुड़िया जनजाति। घोटुल पाटर नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा। डिटोम नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा। बायसन हार नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा। और पौडिल नृत्य डोरला जनजाति के द्वारा। बार नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा। थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा। डंडारी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा तथा डंडा नृत्य गोंड या फिर बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और सरहुल नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसी तरह से काकसार नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा। कर्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा तथा दमनच नृत्य कोरबा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और दमनच नृत्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया है। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया गले में पहना जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? तो ए बी सी। इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। ए चंदा रौताइन और दशमत और नगेसर कैना, ये तीनों कथन सही है। देवार गीत में इन सभी को कथानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कर्मा नृत्य अबूझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। फिर दोस्तों अगला एवं अंतिम प्रश्न है, बस्तर में लक्ष्मी सागर में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बस्तर में लक्ष्मी सागर नहीं है, बस्तर में लक्ष्मी जगार में कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो बस्तर में लक्ष्मी जगार में धनकुल वाद्य बजाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। और ये प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो कि 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में होने जा रही है, उस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए उपकारी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।